स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमी को समझेंगे। सर, ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या मतलब होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमी को समझने से पहले हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन प्रोसेस को एडमिनिस्टर करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में मेंशन किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिसीजंस को सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। एंड मोर एवर, कुछ कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग एक बार जब इलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो जुडिशरी एक्चुअल कंडक्ट ऑफ पोल्स में इंटरवीन नहीं कर पाती। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स को एब्सोल्यूट और अनक्वेश्चनेबल भी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर किया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सभी पावर्स का रिजर्वायर है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर, ओवर द इयर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोग्रेस कैसा रहा है? अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रोग्रेस की बात करें तो इंडिया की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज भी प्रेज करती है। मोरेवर, ज्यादातर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का ट्रैक रिकॉर्ड काफी सक्सेसफुल माना जाता है बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को इसीलिए भी प्रेज किया जाता है क्योंकि ये ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑफ द डे की तरफ बायस नहीं होते। सर, हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इश्यूज भी होते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में सबसे बड़ा इशू अपॉइंटमेंट का है। जो इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट है उनके बारे में जो ग्रे एरियाज है वो इशू क्रिएट करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर्स को यूनिलैटरली गवर्नमेंट ऑफ द डे अपॉइंट करती है, और इस कॉन्टेक्स्ट में हमें डॉक्टर BR आम्बेडकर के स्टेटमेंट को याद करना चाहिए। वो कहते थे कि द टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर can't be made a fixed and secure tenure if there is no provisions in the constitution to prevent a fool or a naive or a person who is likely to be under the thumb of the executive। यानी कि इसका मतलब कोई भी इलेक्शन कमिश्नर करंट रनिंग गवर्नमेंट का एक एलिमेंट या फिर कोई एजेंट नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का नेक्स्ट इशू ये भी है कि किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर प्रमोट किया जा सकता है बाय द करंट गवर्नमेंट। इसका मतलब ये होता है इलेक्शन कमिश्नर्स गवर्नमेंट के प्रेशर के अंदर भी काम करने से हिचकिचाएंगे नहीं। इलेक्शन कमीशंस के ऑफिसर्स को ऐसा लग सकता है कि वो प्रोबेशन पर है और वो हमेशा इस बात से वरीड रह सकते हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट उनके कंडक्ट को कैसे देखती है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट इस बात का फायदा उठा सकती है और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में इन्फ्लुएंस बढ़ा सकती है। नेक्स्ट इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर 3 मेंबर्स होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, और इन तीनों भी मेंबर्स के पास इक्वल वोटिंग राइट्स भी होते हैं। हावेवर, इलेक्शन कमीशन मेजॉरिटी के आधार पर डिसीजन लेता है। हावेवर, अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट माइंडेड है तब भी गवर्नमेंट दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को कंट्रोल करके मेजॉरिटी वोटिंग का फायदा उठा सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग से रिलेटेड हमें रिसेंटली ये इशू देखने को मिला था कि कोविड की सेकेंड वेव के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पॉलिटिकल पार्टीज को असेंबली इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल रैलीज को कंडक्ट करने दिया विदाउट अधेरिंग द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉर कोविड-19, और जहां पर कोविड-19 फैलने का खतरा था। सर, इन इश्यूज को हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? पहला सजेशन तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर ब्रॉड कंसल्टेशन के बाद ही सभी अपॉइंटमेंट्स को किया जाना चाहिए, और उनके द्वारा की गई अपॉइंटमेंट्स को पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी के अंतर्गत लाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर अपॉइंटमेंट्स के लिए एक्सपर्ट्स जो मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं
वो काफी सिंपल है और उस मैकेनिज्म के तहत एक कोलिशियम क्रिएट किया जाना चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मेंबर्स होंगे और इन सभी मेंबर्स के कलेक्टिव ओपिनियन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर अपॉइंटमेंट्स किए जाने चाहिए। यही मैकेनिज्म सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अपॉइंटमेंट्स में फॉलो किया जाता है। अगर ये मैकेनिज्म चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर भी फॉलो होता है तो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर लगाए गए सभी एलिगेशंस को हटाया जा सकता है और ऐसे मैकेनिज्म्स में तो अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी इंक्लूड किया जा रहा है क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन भी उसी कोलिजियम का हिस्सा है। नेक्स्ट सजेशन ये है कि लॉ कमीशन ने अपनी 255th रिपोर्ट में कुछ इस तरह के ही कॉलेजियम सिस्टम को रेकमेंड भी किया था। इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को ही नहीं बल्कि रिमूवल के प्रोविजंस में भी करेक्शंस की जरूरत है। एट प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूवल से प्रोटेक्शन मिलता है। हाउएवर इस प्रोविजन को अदर 2 कमिश्नर्स के लिए भी एक्सटेंड किया जाना चाहिए बिकॉज ये तीनों मेंबर्स कलेक्टिवली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और डिसीजन मेकिंग में इक्वल हिस्सा एंड रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट सजेशन ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के पास बहुत पावर और अथॉरिटी होती है और इसीलिए कंट्रीमैन की सैटिस्फैक्शंस और एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंडिपेंडेंट और नॉन पार्टिसियन तरीके से फंक्शन करना चाहिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इंडिपेंडेंस और न्यूट्रलिटी को एंश्योर करने के लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी होना चाहिए। सर, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमी से रिलेटेड कुछ इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया गया था, तो इन इश्यूज का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में रेज किए गए क्वेश्चंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी को हार्म पहुंचाते हैं और इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये काफी सीवियर हो सकता है। हाउएवर सभी सिटीजन्स को ये होप है कि सुप्रीम कोर्ट इन सारे इश्यूज को जल्द से जल्द सेटल करेगी और इन सब में कुछ रिफॉर्म्स के माध्यम से ये इंश्योर करेगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी के सभी प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करे और फ्री और इंडिपेंडेंट तरीके से फंक्शंस करे। मोरेवर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर अर्जेंट इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स को इंक्लूड करने की जरूरत है ताकि इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब ये सही समय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर एस्टैब्लिश किया जाए ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर अपॉइंटमेंट्स को नॉन पार्टीशन तरीके से इनिशिएट किया जा सके। मोरेवर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू करती है तो उन गाइडलाइंस को उसे सीरियसली एडमिनिस्टर भी करना चाहिए, तभी जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में पब्लिक फेथ रिस्टोर हो पाएगा। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द इंफॉर्मेशन। डियर लिसनर्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। तब तक आप स्टडी IQ के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। आप स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को सभी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं जैसे स्पॉटिफाई, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट एटसेट्रा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।